नमस्कार। आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बहुत ही सीधे बयान से। हाँ, बिल्कुल। पश्चिमी देशों की आलोचनाओं पर उन्होंने दो टूक कहा, अगर आपको भारत से तेल या रिफाइंड उत्पाद खरीदने में समस्या है तो मत खरीदिए, कोई आपको खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है। काफी तीखा बयान है ये। बिल्कुल। तो आज हम इसी मुद्दे को थोड़ा गहराई से देखेंगे। भारत जो रूस से रियायती दरों पर कच्चा तेल ले रहा है, उस पर पशु देश खासकर अमेरिका की तरफ से जो आपत्तियां आ रही हैं, और साथ ही भारत और अमेरिका के बीच जो एक नया व्यापारिक तनाव सा दिख रहा है, उस पर भी बात करेंगे। जैसे ये अमेरिकी टैरिफ की खबरें हैं और व्यापार वार्ताएं जो रद्द हो गई। हाँ, ये दोनों मुद्दे जुड़े हुए लगते हैं। हाँ, हमारे पास इस पर एक डिटेल ब्रीफिंग नोट है जिसमें सारे अहम पहलू शामिल हैं। तो कोशिश रहेगी कि इस पूरी स्थिति को ठीक से समझें, भारत का पक्ष क्या है और इसका आगे क्या असर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर इसकी गहराई में उतरना। सबसे पहले विदेश मंत्री जयशंकर का ये जो बचाव है, उन्होंने सिर्फ डिफेंड नहीं किया बल्कि सीधा सीधा पश्चिमी देशों पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगा दिया। हाँ, ये बात उन्होंने साफ कही। उनका कहना था कि भाई भारत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहा है। और इसमें जो पॉइंट उन्होंने उठाया कि यूरोप और अमेरिका भी तो ले ही रहे हैं रूसी ऊर्जा से जुड़े उत्पाद। हाँ, वही। हाँ, तो फिर सिर्फ भारत को ही क्यों घेरा जा रहा है? अगर आपको हमारे उत्पाद नहीं चाहिए तो ठीक है, मत लीजिए, बाजार खुला है। ये बयान अपने आप में मतलब भारत की विदेश नीति में एक नयापन दिखाता है ना? पहले शायद इतनी मुखरता नहीं दिखती थी। सही कहा, थोड़ी नपीतुली भाषा होती थी पहले। हाँ, बिल्कुल। हाँ, अब एक ज्यादा आत्मविश्वास, अपने हितों के लेकर ज्यादा स्पष्टता नजर आ रही है। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, ये शायद बदलते हुए ग्लोबल ऑर्डर में भारत की बदलती भूमिका का भी संकेत है। लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि आखिर पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, क्यों आपत्ति जता रहा है? क्या ये सिर्फ रूस पर दबाव बनाने की बात है या कुछ और भी है इसके पीछे? हाँ, या फिर कोई व्यापारिक चिंताएं हैं, कोई जियोपॉलिटिकल एंगल है? क्योंकि ये तो साफ है कि वो खुद भी मतलब पूरी तरह से रूसी ऊर्जा से अलग नहीं हुए हैं। तो ये आलोचना कितनी नैतिक है और कितनी रणनीतिक, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल। और भारत इसी दोहरे मापदंड वाले तर्क को और मजबूत करने के लिए कुछ फैक्ट्स भी सामने रख रहा है। जैसे ये कि यूरोप और अमेरिका अब भी किसी न किसी रूप में रूसी ऊर्जा या उससे बने उत्पाद खरीद रहे हैं। अच्छा। और ये भी कि रूस और यूरोपीय संघ का जो आपसी व्यापार है वो भारत रूस व्यापार से कहीं ज्यादा बड़ा है। ओह, ये तो अहम बात है। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर हम दूसरे बड़े खरीदारों को देखें तो चीन अब भी रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। और यूरोपीय संघ जो है वो रूसी LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सबसे बड़ा खरीदार है। तो इन आंकड़ों से भारत क्या कहना चाह रहा है? भारत यही जता रहा है कि भाई जब इतने बड़े खिलाड़ी मैदान में हैं तो सिर्फ हमें ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या ये आलोचना थोड़ी सिलेक्टिव नहीं है? ये आंकड़े निश्चित रूप से भारत के तर्क को वजन देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या पश्चिमी देश, खासकर वॉशिंगटन, इस तर्क को मान रहा है या वो इसे सिर्फ एक बहाने की तरह देख रहे हैं? डिप्लोमेसी में अक्सर तर्क से ज्यादा पावर प्ले चलता है। सही। भारत इन आंकड़ों से अपनी बार्गेनिंग पोजीशन मजबूत कर रहा है, पर क्या ये उनकी पॉलिसी बदलने के लिए काफी होगा? ये देखना पड़ेगा। हो सकता है ये तर्क घरेलू राजनीति के लिए ज्यादा कारगर हो। अच्छा, तो फिर भारत ये सब कर क्यों रहा है? मतलब रूस से तेल खरीदने के पीछे भारत के अपने कारण क्या हैं? हाँ, ये जानना जरूरी है। पहला कारण तो वो बता रहे हैं कि इससे ग्लोबल ऑयल मार्केट में स्थिरता बनी रहती है। भारत खरीदता है तो सप्लाई बनी रहती है, जिससे कीमतें कंट्रोल में रहती हैं। ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव हुआ। हाँ, और दूसरा जो शायद सबसे बड़ा कारण है वो है सीधा सीधा राष्ट्रीय हित। बिल्कुल। रूस से जो डिस्काउंट पर कच्चा तेल मिल रहा है उससे भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो रही हैं, और इससे घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम काबू में रखने और महंगाई कम करने में मदद मिलती है, जो हमारे जैसी बड़ी इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो है। ब्रीफिंग नोट में 2022 का भी जिक्र था कि जब तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थीं, तब मार्केट फोर्सेस ने ही भारत को एक तरह से पुश किया था कि वो रूसी तेल खरीदे ताकि सप्लाई बढ़े और कीमतें थोड़ी नीचे आएं। हाँ, ये सिर्फ सस्ता तेल मिलने का मौका नहीं है, इसके पीछे गहरी आर्थिक और रणनीतिक सोच भी है। देखिए, एनर्जी सिक्योरिटी किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। सही। भारत अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। ऐसे में जब रियायती तेल मिल रहा हो तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल है, खासकर जब दुनिया में कीमतें ऊंची हों। लेकिन ये एक तरह का रणनीतिक दाव भी है। आज सस्ती ऊर्जा मिल रही है,
ठीक है, अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है, पर क्या इसके लंबे समय में कोई अनचाहे जियोपॉलिटिकल नतीजे हो सकते हैं? जी। क्या हम किसी एक सोर्स पर ज्यादा निर्भर हो रहे हैं? हाँ, ये सवाल तो है। बिल्कुल, एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने जैसा है। आज की जरूरत और कल की रणनीतिक आजादी, इनके बीच तालमेल बिठाना। और अब इस एनर्जी पॉलिसी का असर हमें भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर भी दिखने लगा है ना? हाँ, बिल्कुल। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत से जो सामान अमेरिका जाता है उस पर टैरिफ 50% तक पहुंच सकता है। 50%? हाँ। इसमें 25% तो कुछ चीजों पर पहले से है, और रूस के साथ ये जो एनर्जी ट्रेड है उसको लेके 25% और पेनल्टी लगाने की बात है, शायद 27 अगस्त से। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा झटका होगा एक्सपोर्टर्स के लिए। हाँ, हालांकि बातचीत के दरवाजे शायद पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। सुनने में आया है कि वॉशिंगटन से ट्रेड पर बातचीत जारी है, पर भारत ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि किसानों और छोटे उत्पादकों के हित उसकी रेड लाइंस हैं, उन पर समझौता नहीं होगा। ये तो टकराव वाली स्थिति बन रही है। और इसी बीच एक और डेवलपमेंट हुई है। अमेरिकी ट्रेड नेगोशिएटर्स की एक टीम आने वाली थी दिल्ली 25 से 29 अगस्त। वो विजिट कैंसिल हो गई है। ओह, ये तो काफी सिग्निफिकेंट है। हाँ, तो इसके क्या मायने निकालें? देखिए, डिप्लोमेसी में ऐसी यात्राओं का रद्द होना सिर्फ एक रूटीन कैंसिलेशन नहीं होता। ये अक्सर एक गहरा मैसेज देता है। ये दिखाता है कि दोनों पक्षों के बीच जो मतभेद है वो शायद काफी गंभीर है, सिर्फ सतह पर नहीं बल्कि बुनियादी मुद्दों पर। हो सकता है टैरिफ, ट्रेड डेफिसिट, मार्केट एक्सेस, इन सब पर सहमति बनाना अभी बहुत मुश्किल हो रहा हो। और ये सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, ये दोनों देशों के बढ़ते स्ट्रैटेजिक रिलेशन पर भी सवाल खड़े कर सकता है। रूस से तेल वाला मुद्दा इस ट्रेड टेंशन को और हवा दे रहा है। यात्रा रद्द होने का मतलब है कि नजदीकी भविष्य में शायद तनाव कम होने की उम्मीद कम है, बल्कि बढ़ भी सकता है। इसी संदर्भ में एक और बात याद आ रही है जो ब्रीफिंग नोट में थी। जयशंकर ने कुछ समय पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में कहा था कि उनका जो पब्लिक में सीधे बोलने का अंदाज है वो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी से अलग है। हाँ, कहा था उन्होंने। तो क्या भारत भी कुछ वैसा ही ज्यादा मुखर रवैया अपना रहा है? जहाँ जरूरत हो सीधी बात कहने वाला। ये एक दिलचस्प सवाल है। दुनिया बदल रही है तो शायद डिप्लोमेसी के तरीके भी बदल रहे हैं। हो सकता है आज के जमाने में जहाँ इन्फॉर्मेशन इतनी तेजी से फैलती है, पब्लिक ओपिनियन का इतना दबाव होता है, वहां ज्यादा सीधी और खुली बातचीत की जरूरत महसूस हो रही हो। हालांकि हर देश का अपना स्टाइल होता है। भारत शायद अपनी बढ़ती ग्लोबल भूमिका के साथ अपनी आवाज को और असरदार तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। चलिए अब कुछ ठोस आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। ये तस्वीर को और साफ करेंगे। हाँ, जरूर। एनर्जी की बात करें तो भारत अब अपने टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट का लगभग 1/3 1/3 हिस्सा रूस से ले रहा है। ये आंकड़ा पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है। 1/3? ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, और मार्केट में देखें तो भारत अब चीन के बाद रूसी क्रूड का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। चीन के बाद दूसरा। और अगर दोनों देशों के आपसी व्यापार यानी बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो मार्च 2025 में जो फिस्कल ईयर खत्म हुआ उसमें भारत रूस का कुल ट्रेड $68.7 बिलियन के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। $68.7 बिलियन। ये आंकड़े वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ। करीब 1/3 तेल आयात रूस से। ये साफ दिखाता है कि रूस भारत की फौरी यानी तात्कालिक एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कितना अहम हो गया है। इससे भारत को थोड़ी बार्गेनिंग पावर तो मिलती है, पर साथ ही एक ही सोर्स पर इतनी निर्भरता के अपने रिस्क भी होते हैं। बिल्कुल। और दूसरा, सबसे बड़ा खरीदार बनना ये ग्लोबल एनर्जी मार्केट में भारत की बढ़ती हुई अहमियत को भी दिखाता है। और $86.7 बिलियन का ट्रेड ये बताता है कि ये रिश्ता अब सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। ये एक गहरा और बड़ा आर्थिक संबंध बन चुका है। इन्हीं आंकड़ों के वजन को देखते हुए भारत के लिए पश्चिमी दबावों के बीच संतुलन बनाना इतना मुश्किल हो गया है। तो अब तक की इस पूरी चर्चा से मुख्य बातें क्या निकल रही हैं? पहली तो ये कि भारत फिलहाल अपने नेशनल इंटरेस्ट, खासकर एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को सबसे ऊपर रख रहा है, भले ही इसके लिए उसे अपने पुराने सहयोगियों की आलोचना सुननी पड़े। हाँ, ये तो साफ दिख रहा है। दूसरी बात, अमेरिका के साथ ट्रेड के मोर्चे पर टेंशन साफ तौर पर बढ़ रही है। अगर ये नए टैरिफ लगते हैं तो इसका सीधा असर भारतीय एक्सपोर्टर्स पर पड़ेगा और ये दोनों देशों के रिश्तों में एक नई मुश्किल खड़ी करेगा। ये चिंता की बात है। और तीसरी बात, डिप्लोमैटिक लेवल पर देखें तो ये जो टकराव है ये फिलहाल जल्दी सुलझता हुआ नहीं दिख रहा।
जब तक ट्रेड और एनर्जी के इन पेचीदा मसलों का कोई हल नहीं निकलता, तब तक ये खिंचाव बना रह सकता है। अगर हम इसके नतीजों के बारे में सोचें तो एनर्जी साइड पर डिस्काउंटेड रूसी तेल से भारत को कुछ हद तक तो डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस कंट्रोल करने और इन्फ्लेशन कम करने में मदद मिल सकती है। हाँ, ये आम आदमी के लिए राहत की बात होगी। बिल्कुल, लेकिन ट्रेड फ्रंट पर तस्वीर उतनी अच्छी नहीं दिख रही। ये जो बढ़े हुए अमेरिकन टैरिफ हैं, ये भारतीय निर्यातकों के लिए कॉस्ट बढ़ाएंगे, उनकी कॉम्पिटिशननेस पर असर पड़ेगा। उन्हें अपनी सप्लाई चेन पर दोबारा सोचना पड़ सकता है, शायद नए मार्केट्स खोजने पड़े। ये मेक इन इंडिया जैसे प्रयासों के लिए भी एक चैलेंज हो सकता है। सही। और डिप्लोमेसी के लेवल पर आगे क्या होगा, ये कई चीजों पर निर्भर करेगा। क्या टैरिफ पर कोई बीच का रास्ता निकलेगा? क्या भारत कोई ऐसा कंप्लायंस मैकेनिज्म बना पाएगा जो अमेरिका को मंजूर हो, या फिर एनर्जी खरीद पर कोई फेज्ड प्लान बनेगा जिससे तनाव धीरे धीरे कम हो? अभी तो स्थिति काफी अनिश्चित है। भारत को एक साथ कई मोर्चों पर बैलेंस बनाना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या है? साफ है कि भारत एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल चेस बोर्ड पर अपनी चालें चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ उसकी अपनी एनर्जी और इकोनॉमिक जरूरतें हैं जिन्हें वो अनदेखा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ अमेरिका जैसे अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ रिश्तों को बनाए रखने की चुनौती है, और साथ ही ग्लोबल नियमों और दबावों का भी ध्यान रखना है। ये बैलेंस बनाना बिल्कुल आसान नहीं है। हाँ, और आज की इस पूरी बातचीत से एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आज की जो मल्टीपोलर दुनिया है, जहाँ कोई एक सुपर पावर नहीं बल्कि पावर के कई सेंटर्स हैं, वहाँ देश अपने तात्कालिक आर्थिक और ऊर्जा हितों को अपने लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल अलायंसेस और इंटरनेशनल एक्सपेक्टेशंस के साथ कैसे बैलेंस करते हैं? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या हमेशा फौरी जरूरतें ही हावी होंगी, या फिर देश इन दोनों के बीच संतुलन बनाने के नए रास्ते खोजेंगे? ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के लिए आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होने वाली है। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल, भारत की ऊर्जा कूटनीति, पश्चिमी आलोचनाओं पर उसके जवाब और अमेरिका के साथ उभरते व्यापारिक तनाव पर। उम्मीद है इस चर्चा से आपको इस जटिल मुद्दे की अलग अलग परतें समझने में मदद मिली होगी।